है उस पूरे प्रोजेक्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं स्वागत करूंगा अपने विशेष पैनलिस्ट का। हमारे साथ हैं बिस्फी के विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर जी। नमस्कार सर। हमारे साथ हैं स्वामी योगेश्वरानंद जी, जो वृंदावन क्षेत्र में जिनका आश्रम है। और हमारे साथ ही है प्रफुल्ल जी। थोड़ा नेटवर्क में कनेक्टिविटी के कारण अभी वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, हम उन्हें फिर से कनेक्ट कर लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। नमस्कार 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 नमस्कार। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। थोड़ा आगे का कट गया था। जन मीडिया टीवी में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस परिचर्चा में डिस्कस करेंगे कि कैसे बंगाल में कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही दुखद समाचार है। बीजेपी कार्यकर्ता खास तौर से बात है जिनकी, जहां पे रोज अभी आज की डेट में कुछ न कुछ हमें दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। आइए पहले स्वागत करते हैं हमारे सभी पैनलिस्ट का। हमारे पैनलिस्ट में आज के विशेष मेहमान हैं बिस्फी के विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे जो पैनलिस्ट हैं वो हैं स्वामी योगेश्वरानंद जी। वृंदावन में इनका आश्रम है। नमस्कार स्वामी जी। हमारे साथ हैं प्रफुल्ल जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं। नमस्कार सर। प्रफुल्ल जी सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। आइए जी जी। तो आइए हम चर्चा को आगे जारी रखते हैं। कुछ आंकड़े हम पहले शुरुआत में अपनी चर्चा में रखेंगे और उन आंकड़ों के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंकड़े ये हैं कि बंगाल सरकार कह रही है कि बंगाल सरकार यानी कि जब पोस्ट पोल के बाद जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें पुलिस प्रशासन ने कहा कि 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से दो आपके जो है सो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और 4 टीएमसी के कार्यकर्ता की मारे जाने की पुष्टि करी है बंगाल के पुलिस प्रशासन ने। इसी क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज जेपी नड्डा जी ने बताया है कि 14 लोगों का इंतकाल हुआ है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और हजारों लोग पलायन कर रहे हैं बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम कल अगर इनका देखें तो असम से हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ट्वीट आया था कि करीब 300 से 400 बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार असम को माइग्रेट कर चुके हैं। ऐसे ही कई नाम हैं मेरे पास जो ये बयां करते हैं कि अगर आप एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता नहीं हैं तो आपके ऊपर हमला होगा। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की परिचर्चा हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम विधायक जी को मैं बोलूँगा कि सर इस पे क्या कहना है कि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से जो गवर्नमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी पूरी तरह से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दुर्भाग्य है जी। और ऐसा 1947 में विभाजन के समय जो हुई थी स्थिति आज फिर से दोहराया जा रहा है। अच्छा। और एक कहानी है कि किस तरह शेर के बच्चे को भेड़ियों के बच्चों के साथ रख दिया गया और सारा स्वभाव हो गया भेड़िए की तरह शेर के बच्चों का। वो आज हिंदू समाज का नहीं देश में वह मारा फिर रहा है। हम सबों की भी गलती है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो संत समाज हो। हमने अपने समाज को जगाया नहीं और उसी का प्रतिफल है जो आज देख रहे हैं। हिंदू समाज कैश और कास्ट के चक्कर में, जाति और पैसे के चक्कर में, संपत्ति पर ही उसका ध्यान है। और इस देश में ऐसे लोग हैं
जो जनसंख्या बढ़ाकर इस देश के संसाधन, यहाँ तक कि इस देश में प्रधानमंत्री बोले मनमोहन सिंह कि इस देश पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। 20 करोड़ हिंदू की कोई जातियां नहीं है, वह हो गया अल्पसंख्यक। और 20 करोड़ एक जात है, वो हो गया अल्पसंख्यक। और 20 करोड़ कोई जात नहीं है, वो हो गया बहुसंख्यक। तो ये स्थिति, ये सनातन संस्कृति पर हमला है। हिंदू तो मुझे बाद में कहा जाने लगा, शायद जहां तक मुझे जानकारी है कि गुरु नानक देव ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहले किया था। अच्छा। और वोट बैंक के लालच में कि हमारे हिंदू नेता, क्योंकि उनको जाति पर तो वोट मिल जाता है और मुसलमान का थोक वोट मिल जाता है। आज आपने 14 हत्या कहा है, 22 हत्याएं हुई है बंगाल में। हाँ, मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई है मैं केवल उसी की चर्चा कर सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री पर हमला हुआ है। ये आज की न्यूज आई है कि केंद्रीय मंत्री पर हमला हुआ है। जी, मैं भी जान बचा करके बंगाल चुनाव से आया। संपूर्ण रूप में देखेंगे तो भारत पर बहुत बड़ा खतरा है, खासकर हिंदुओं पर खतरा है। अगर अब भी हिंदू नहीं जागा, युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जोगी जी के नेतृत्व में, तो 20 से 25 वर्षों में कोई कहानी कहने वाला भी नहीं होगा। हरिभूषण जी, मैं आपको इसमें एक मतलब चीज़ें ऐड करूंगा। आपकी बातें ठीक है, आपने अपने राजनीतिक परिदृश्य से सारी बातें कही हैं। जहां तक मैंने आकलन करा है कि अभी जो संख्या है वो करीब 41 सीटें आई हुई थी जो मुस्लिम की तरफ से टीएमसी ने डाली थी। उसमें 42 डाली थी, उसमें से 41 मुस्लिम विधायक निकल के आए हैं। और जिन सीटों पे हत्याएं हुई हैं उसमें से कई ऐसे सीटें हैं टीएमसी की जो कि पूरी तरह से वो भी हिंदू मतलब संख्या में थी, आकलन में थी। वो अधिकांश उसमें हिंदू ही थे। तो ये जो पॉलिटिकलाइजेशन है जिसमें कि आपके कार्यकर्ता हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को हिंदू के साथ कैसे जोड़ ले रहे हैं? नहीं कहते हैं, मीडिया के लोग भी सत्य को नहीं कहते हैं जी। आप देख लीजिए, कुल लुंगी गैंग है, सब लुंगी पहन करके नाटक कर रहा है, वो हिंदू मार रहा है। वहाँ हिंदू मार रहा है। नहीं, हिंदू मार रहा है, लेकिन हिंदू मारने वाला भी हिंदू ही तो होगा। कि टीएमसी के भी हिंदू पिटा रहे हैं। अच्छा। वो जो उग्रवादी है, आजादी के विभाजन के समय योगेंद्र मंडल जी किस तरह पाकिस्तान का समर्थन करते थे, किस तरह पाकिस्तान से भाग करके आए। अच्छा। लोगों को केवल धन के लालसा में किसी को धर्म से कुछ लेना नहीं है। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू करें। आप जब बता रहे थे, आप हेलो सुन पा रहे हैं सर? जी सर। हाँ, आप कह रहे थे कुछ योगेंद्र मंडल जी के बारे में आप बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करें। योगेंद्र मंडल जी एक बहुत बड़े नेता थे स्वतंत्रता आंदोलन में। हाँ जी, जिन्होंने पाकिस्तान विभाजन का समर्थन किया था। और पाकिस्तान के साथ वो मंत्री भी बने थे, केंद्रीय मंत्री। ठीक बात है, पहले कानून मंत्री थे। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे योगेंद्र मंडल जी। ठीक बात है जी। वैसे लोग हैं, हिंदुओं का भी समर्थन है। हिंदू तो कहे ना, हिंदू तो लोभ लालच और अपनी जाति और संपत्ति की रक्षा में लगा है, माने सुरक्षा नहीं, उसी के चिंतन में है। उससे ज्यादा उसका चिंतन ही नहीं है। अच्छा, चलिए स्वामी जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा इस पे संज्ञान देंगे कि ये पॉलिटिकल मैटर है या कोई धार्मिक मुद्दा है ये। जी प्लीज। सभी उपस्थित जनों का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन है। विधायक जी ठीक कह रहे हैं, अपने चाहे वो पार्टी लाइन हो या देश की बात हो, अथवा जो आक्रोश सबके मन में है कि जो चुन के विशेष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, विशेष पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं।
लेकिन बंगाल में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बंगाल में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये नई नहीं है। बंगाल में हिंसा का दौर सन 60 से शुरू हुआ, जब कम्युनिस्टवाद जो है फलना फूलना शुरू किया, तब से शुरुआत हुई। बंगाल में कुल जो है 20 जिले बनते हैं और 20 जिलों में 48,606 ग्राम पंचायत है बंगाल में, और 9,217 जो है पंचायत समितियां हैं, 825 जिला परिषद सीटें हैं, जिनका इलेक्शन भी 2 मई को नामांकन दाखिल हुआ था और 1-3-5 मई को चुनाव होना था, जिसकी लगातार झड़पें होती रही। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊं, तृणमूल लगातार हमले करवा रही है ताकि कोई नामांकन ना कर। ये में मिला है, विरासत में कैसे मिला है मैं आपको वहीं लेके चलता हूं। बंगाल में राजनैतिक झड़पों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसके अनुसार आपको 2020 का अगर डाटा दें तो बंगाल में राजनीतिक घटनाएं हुई और 2000 की घटनाओं में 91 घटनाएं हुई थी बंगाल में, और 2005 में हिंसा में मारे गए लोग जो है इतने अधिक थे। उसके बाद पुनः जो है सरकारें बनती बिगड़ती रहीं, और इसके पहले 2015 में राजनीतिक झड़प होती थी। वहां कुल 131 घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें 184 लोग मारे गए थे बंगाल में। वर्ष 2013 में बंगाल में 26 लोगों की हत्या हुई थी, जो विशेष चुन के मारे गए थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। किसी भी राज्य में राजनैतिक हिंसा सबसे ज्यादा अगर कहीं हुई है तो ये बंगाल में हुई है। इसका उदाहरण है 1997 में वाम दल की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य गृह मंत्री हुआ करते थे बंगाल में। जी। और बुद्धदेव ने विधानसभा में जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा था कि 1977 से लेके और 1997 से लेके 1996 तक बंगाल में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए, जो बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ा जो है डैमेज है। और 1977 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा किसी राज्य में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं तो वो बंगाल है, यह जान लीजिए आप। और बंगाल की हिंसा जो है शुरुआत 60 के दशक में हुआ। हिंसा की शुरुआत करने का श्रेय वाम दलों को जाता है और सत्ता की प्राप्ति के लिए बंगाल में हिंसा प्रमुख औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बात सबसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया था तो वो राजीव गांधी थे। उन्होंने बंगाल चुनाव में हिंसा पर बोला था, उन्होंने पार्लियामेंट में उनका भाषण था, उन्होंने कहा था कि बंगाल की हिंसा जो है लोकतंत्र के मुंह पर काला धब्बा है। ये एक दिन का कारण नहीं है, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। जैसे विधायक जी ने कहा कि भाई इसके जिम्मेदार धर्मगुरु हैं, इसके जिम्मेदार जो है राजनीतिक नेतृत्व है, राजनेता हैं। आखिर बंगाल में हिंसा को ही प्रमुखता देकर ममता बनर्जी की सरकार आई थी। वाम दलों के 35 साल के शासन की और हिंसा की और विदाई के विरुद्ध में ममता दीदी की वापसी हुई थी। बहुत संघर्ष किया उसमें ममता जी ने, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सत्ता की ललक ऐसी है, चाहे किसी की भी सरकार आए और किसी की भी सरकार जाए, सत्ता वह मलाई है जिसे सब खाना चाहते हैं, बेशक उनका बीपी शुगर बढ़ जाए। अपने ही शरीर का नाश कर देते हैं, लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए। ये दुर्बलता है मानव स्वभाव की। को नर अस उपजा जग माही, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा है। तो देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है। आज जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, वाम दल खत्म हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन अब वहां लड़ाई जो है तृणमूल और उभरती बीजेपी से है।
बीजेपी की समस्या ये है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता महात्माओं की रक्षा करने में और समाज के विभाजन में बिल्कुल असफल हो चुकी है और कहीं नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये उसका दुर्भाग्य है। अब बायोडाटा निकालिए, 6 साल से सरकार है बीजेपी की। हम लोग जो है 91-92 में युवा हो रहे थे और तब से हम लोग बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के निमित्त संघर्ष किए, और आज स्थिति ये है कि बायोडाटा जब निकालते हैं तो ये देखते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा साधुओं की हत्या, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या, सबसे ज्यादा आरएसएस की हत्या इसी सरकार में हुई है और किसी सरकार में नहीं हुई। चलिए, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला है स्वामी जी। एक पॉइंट विधायक जी का था, एक पॉइंट आपका है। उस परिचर्चा को हम राउंड द टेबल अभी घुमा लें। पहले हमारे दो अभी और वक्ता हैं, उनसे भी हम परिचर्चा में आगे हम उनको बढ़ाते हैं। यस जी, आप बिजनौर से हैं, क्या सुगबुगाहट लग रही है? जो मतलब जो कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है वो धार्मिक आधार पे है। विधायक जी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि जितने भी मारे गए हैं वो सारे हिंदू मारे गए हैं और हिंदुओं की हत्या हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पे? यस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्लीज। मैं विधायक जी का साथ देते हुए इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि बंगाल की जो राजनीति है वो टोटल मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति है, कट्टरवाद पर आधारित राजनीति है, और वहाँ की जो राजनीति है कम्युनिस्ट बेस्ड राजनीति है। वो लोग बीच का कोई रास्ता जानते ही नहीं है। यही कारण हमारे उत्तर प्रदेश में भी था, परंतु बीजेपी के आने के बाद बहुत हद तक इससे हमने छुटकारा पा लिया। यही कोशिश वहाँ के लोग चाहते थे, जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज 76 सीटें बीजेपी को मिली भी है। यही कारण है कि वहाँ का आदमी चेंज भी चाहता है, परंतु चेंज ना होने का कारण क्या है कि वहाँ इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर अनपढ़ता बहुत ज्यादा है। उस अनपढ़ता का वो लोग सपोर्ट लेते हुए, उस अनपढ़ता को यूज करते हुए ममता दीदी बार बार वहाँ पे अपनी सरकार जनित कर लेती है, जो सबसे बड़ा कारण है वहाँ का। अगर आप इसका पूरा डेटा अलग अलग करके देखें कि किसने कितने वोट दिए, तो वहाँ पे गैर पढ़े लिखे लोग जो थे वो सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोग थे, और उनका सबसे ज्यादा जो वोट कास्ट था वो टीएमसी का हुआ। उनके जीतने के पीछे और कोई कारण नहीं है। और मोहम्मदन लोगों ने 68% वोट टीएमसी को करा है, 36% वोट खाली हमारा बीजेपी को मिला उसमें से। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मदन में से 68% वोट जो है सो टीएमसी को गया और 37% वोट मोहम्मदन का बीजेपी के पास है। आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं? जी, वहां पे आया है मोहम्मदन वोट, लेकिन वो पढ़ा लिखा वोट है। अच्छा, तो चलिए मैं अब इस चर्चा को थोड़ा और रुक करता हूं। मैं प्रफुल्ल जी आपसे जानना चाहूँगा कि यस जी के पास जो आंकड़ा है, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे भी इस तरह की पोस्ट पोल हिंसाएं जो थी कुछ वर्षों पहले थी, लेकिन आज जब ये शासन व्यवस्था आई है, हम असम को भी देख रहे हैं, वहाँ पे हिंसा नहीं है, लेकिन बंगाल में ऐसा क्या है जहाँ पे अभी भी हिंसा है? मतलब ये जीत की खुशी है या ऐसा है कि वो हमेशा ही जीतना चाहते हैं? बताएं। देखिए, हम सबसे पहले जनमीडिया टीवी चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि एक अच्छे विषय पर आपने डिबेट आयोजित किया। हमारे आज के पैनलिस्ट में हमारे प्रखर नेता बिहार से विधायक भाई बचौल जी हैं, जो एक असूल के आधार पर विधायक बनते रहे हैं। हमारे साथ स्वामी जी हैं, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जस जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। अब बंगाल की बात है, जो बंगाल में खत्म हुए और हिंसा का दौर प्रारंभ हुआ। बंगाल में हिंसा का दौर आज ही नहीं प्रारंभ हुआ है। हमारे बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनके दिए हुए नारों के आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और एक असूल और सिद्धांत के संग इस देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही, और आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी हमारी है। हम आपको पीछे ले चलते हैं। जब देश
में आजादी हुई थी और देश के आजादी के तुरंत बाद 1948 में बंगाल जैसे प्रदेश में बहुत ही विशाल सांप्रदायिक दंगे हुए थे और हजारों हजार कत्ल हुए। तो हम कहना चाहेंगे कि वह प्रदेश जो है वह कत्लेआम वाला प्रदेश है। बंगाल को हड़पने की साजिश, पाकिस्तान के साथ रखने की साजिश आजादी के बाद ही नींव रख दी गई थी, जो आज भी बुझी नहीं है। अब दोष है हमारे शासन तंत्र का, जो इस विषयों गंभीर नहीं है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। हम कभी भी अपने कर्मों के आधार पर फिर गुलामी की ओर धकेले जा सकते हैं। हम अपने पेट की चिंता करते हैं ज्यादा, राष्ट्र की चिंता करते हैं कम। और बंगाल में हिंसा की दौड़ की जहां तक सवाल है, तो बंगाल जैसे प्रदेश जंग हुआ था और हमको वो दिन भी याद है जो बंगाल के यूनिवर्सिटी से एक ही दिन में आया था न्यूज चैनल पर, जो हजारों लोग एक दिन में नक्सल सिद्धांत को अपनाकर और अंडरग्राउंड हो चुके थे, जो देश को अस्त व्यस्त करना प्रारंभ कर दिया था। आज हमारे मोदी जी आए हैं और मोदी जी एक सिद्धांत के सहारे आए हैं, राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए आए हैं, सीमा की सुरक्षा के लिए आए हैं, देश के लिए आए हैं। तो ऐसे में कुछ हमारे देश में जमींदार स्वभाव के लोग जो आजादी से पहले, आजादी के बाद राजनीतिक आकाओं से समझौते के आधार पर सुख सुविधा पाते रहे हैं, और आज जो लोग अपना गद्दी गंवा चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत असूल है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रथम जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उस आधार पर धकेले जा चुके हैं, जो कुत्सित राजनीति का सहारा लेकर समय समय पर ये दंगे जैसी साजिश रचते रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी अभी उसका खामियाजा भुगत रही है। हमारे साथी बंगाल के प्रदेश में मारे जा रहे हैं, हमारे साथी दक्षिण के कुछ प्रदेशों में मारे जा रहे हैं। यह अति दुखद है। हम तो इतना तक चाहते हैं कि आज का जो हमारा प्रजातंत्र वोटिंग प्रक्रिया है, हम मोदी जी को कहेंगे कि मोदी जी थोड़ा आप सख्त होइए, महाकाल का रूप धारण कीजिए, क्योंकि इस देश में जब मुगलों का शासन रहा है तो वो किस नीति के सहारे हमारा दमन किया है, आप उस तरफ मुड़े। और आप ही हैं तो हमें आशा भी है, और हमें मरने की चिंता नहीं करना चाहिए। जब हम एक सिद्धांत के सहारे चलेंगे तो हम मर के भी अमरता को प्राप्त करेंगे। आज हम प्रदेश में मारे जा रहे हैं, यह अति दुखद है, लेकिन वह कार्यकर्ता अमरता को प्राप्त कर रहा है। आने वाला समय उस कार्यकर्ता को याद करेगा। और बंगाल में ममता दीदी जो खेल खेल रही है, वो तो पहले से ही कह रही थी, जो सेंट्रल पुलिस जाने तो उसके बाद हिसाब लेंगे, तो वही तो कर रही है बोल के। और भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारे राष्ट्र में शासन है, हम मोदी जी से कहेंगे आप सख्त होइए और ऐसे शासन को बर्खास्त कीजिए। आवश्यकता की है। हम क्या इस देश को आज स्तर पर एक मुकाम दिया गया है, उससे जो चिढ़ने वाले लोग हैं, जिनकी सत्ता की कुर्सी चली गई है, उनके पास न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। हम एक ही बात कहेंगे मोदी जी से, जो राष्ट्रपति शासन बंगाल में हो लागू, क्योंकि बंगाल में अब बहुत हो गया। चुनाव से पहले भी हमारे दर्जनों कार्यकर्ता मारे जा चुके, और चुनाव जब संपन्न हुई है तब भी दर्जनों कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। आज दीनापुर, आज नंदीग्राम, आज रानीगंज, इस सब में क्या स्थिति है? भय का माहौल है जनता में। और निश्चित रूप से आसाम सरकार जो कही है, हमारे तरफ लोग आ रहे हैं, बहुत लोग भाग रहे हैं बंगाल से, और ममता दीदी की सरकार रह गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
समर्थक जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका दिनों दिन और हत्या होता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक मतदाता हैं वो निश्चित रूप से बंगाल से भगाए जाएंगे। जरूरी है जिसको भगाने की इस देश से उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह अति दुखद है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। मोदी जी अब देर न करें। यह क्योंकि इंदिरा गांधी का जब शासन था तो कितने प्रदेशों में बार होता था। हमारे मोदी जी 6 साल से हुए हैं, बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है, बड़े से बड़े दंगे हो जाते हैं। हमको कुचलने के लिए अनेक कुछ प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हम प्रजातांत्रिक पद्धति को मानने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सहन करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि हमने जो शासन 70 वर्ष तक अखंड राज इस देश पर किया उसके खिलाफ लड़ के आए हैं और आज मात्र 6 वर्ष हुआ है। अभी तो हम जवान भी नहीं हुए हैं, हमें कम से कम 15 वर्ष जरूर मौका चाहिए। और यह मौका जनता अगर देती तो यह देश निश्चित रूप से सुरक्षित होता, विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित होता। लेकिन जो व्यक्तिगत चाह रहने वाले, मलाई खाने वाले, कुर्सी के चहेते लोग हैं, वो गंदे गंदे खेल खेलकर मोदी जी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, सत्ता से पदच्युत करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता समझ गई है। अगर बंगाल इस चुनाव में नहीं समझा है तो हमारी प्रगति हुई है। हम 3 सीट से गए हैं 95-96 सीट पर। अगला सरकार वहां भी हमारा होगा तो दंगे की साजिश रचने वाले कहाँ जाएंगे वो अपना सोच लें। और हमारा कहना यह है जो जहां इस सब तरह का खेल होता है वहां एक गाड़ी जरूर भड़कती है। हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, अनुशासन के तहत, पार्टी के नीति सिद्धांत के तहत आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखे हैं हमारे मोदी जी, हमारे पार्टी ने, हमारे नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में कल बंगाल में जो हत्याएं हो रही है मैं आपको थोड़ा मैं रोकूंगा प्रफुल्ल जी। आपने जैसे बोला कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, आप केंद्र सरकार में हैं, आपके पास अपने पावर्स हैं और आप दोषारोपण जो है सो टीएमसी पे कर रहे हैं। टीएमसी जैसे ही अभी कंट्रोल में आई है, टीएमसी कहती है कि जो हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा मारे जा रहे हैं, ये जितने भी दंगे हैं वो सारे के सारे बीजेपी प्रायोजित हैं, बीजेपी ने सारे दंगे फैला रखे हैं। ये क्या कंसर्न है? मैं अभी जाऊंगा, अभी विधायक जी के पास जाऊंगा, हरिभूषण जी। देखिए एक मिनट में पहले ये लोग हैं वो सिर्फ मोदी जी पर ही दोषारोपण करते हैं। प्रफुल्ल जी मैं ऐसा बात एक मिनट पहले देश विकास के दौर के तरफ चला है, देश राष्ट्रीय सुरक्षा को सबलता प्रदान करने के तरफ चला है, मैं लोगों को नहीं पता रहा है, इसीलिए आरोप मर रहे हैं। दुखद ये है जो हमारे देश की संपूर्ण मतदाता जिसका है वह समझ नहीं पा रहा है। प्रफुल्ल जी मैं ये क्वेश्चन जो है सो इसको लेके जनता को समझाने में सफल हैं। प्रफुल्ल जी एक मिनट क्षमा चाहूंगा ना, हमारा अखंड राज होगा। क्षमा चाहूंगा प्रफुल्ल जी, ये क्वेश्चन मैं हरिभूषण जी से जानना चाह रहा था कि उसको कैसे, ये किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता आपके मारे जा रहे हैं। ये इस पैनल में एक चीज तो हमने कॉमन देख ली कि सबने ये माना कि जो है सो थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर रीजन, मतलब अभी हमने 5-6 सालों में जो है सो कार्यकर्ताओं की हत्या निरंतर हमने देखी है, चाहे वो केरल में देखी हो, चाहे वो फिर आपके बंगाल में देखा हो, हर जगह इस तरह के जो प्रकरण हैं। तो कब तक आप इन सब चीज़ों को आसानी से बर्दाश्त करते जाएंगे? किस तरह से आप देख रहे हैं? बार बार आप रिपोर्ट तो मांगते हैं लेकिन कोई एक्शन आपकी तरफ से नहीं लिया जाता है, क्या कहेंगे इसमें हरिभूषण जी? आप विधायक जी आपसे पूछ रहा हूँ। ये वीडियो पोस्ट है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। वीडियो पोस्ट दिख रहा है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया है, नो टेक्निकल। ऐसा है जी कि
लगता है इनका कनेक्टिविटी का इशू है। तब तक हम लोग स्वामी जी से चर्चा आरंभ करते हैं। वीडियो पॉज लिख रहा है, वीडियो पॉज लिख रहा है। सर आपकी आवाज़ जो है सो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा कंसर्न है। अभी आ रही है मेरी आवाज़, जा रही है आपके पास? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। आप आवाज आ रही है आपकी भी। आप प्लीज बोलिए, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो कानून व्यवस्था स्टेट का है, वहाँ नहीं, जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक तो आपके पास था ना, केंद्रीय पुलिस बल था वहाँ पे तैनात, आपके पास था जब पुलिस बल था, लेकिन वो स्थानीय चौकीदार, स्थानीय थाना प्रभारी, उसी के अंदर डीएसपी, उसी के अंदर वो काम करता है केंद्रीय पुलिस बल में। तो कोई अपने ढंग से काम नहीं करता है। इसलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं ये हिंदू समाज जो भारत का मूल समाज है, वह आओ पियो और मौज करो की स्थिति में आ गया है। उसके मार्गदर्शक मंडल भी जो हैं, फिर से लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं विधायक जी हमारे साथ। लगा कि कोई हमारी सरकार है। मैं तो कहता हूं कि 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ को लूटा था, यहाँ तो संत समाज में भी जात पात है। तो हम जो सामाजिक लोग हैं वो क्या करेंगे? एक हमारे पास अंतिम विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए हैं। अगर हम सब उनके पीछे खड़े होकर के अगर इस देश को नहीं बचा पाया, हिंदू तो केवल भारत के लिए जरूरी नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी है, क्योंकि यही जड़ चेतन सबको सोचता है। जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जान। और लोग क्या कहते हैं कि अगर मुझको नहीं मारता है, मानता है, उसको मार दो, काट दो, उसको रेप कर दो। तो ऐसी परिस्थिति है। इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि आज सारे लोग आपसी भेदभाव, आज अस्तित्व का संकट है। अगर हम नहीं आने वाले दिनों में मैं विधायक जी ये जानना चाहूंगा, हिंदू की जो जनसंख्या है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या पूरे हिंदुओं में केवल दो ही है, नरेंद्र जी मोदी जी और जो अमित शाह जी हैं, वही पूरे हिंदुओं को संभाल सकते हैं? इसके अलावा कोई नहीं है? दिखाई दे रहा है जोगी जी है, तो वो जोगी जी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और कौन है? और कौन है? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, जिस राजीव गांधी की बात महाराज जी ने की है, संत, उनको तो कुल्ला कर लेना चाहिए जाकर के। दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, मैं बाय बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बाय मुसलमान हूँ, और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, जवाहरलाल नेहरू बोले थे। अच्छा, तो चलिए स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी के पास इंदिरा गांधी हो गई थी। नहीं, मैं फिरोज खान का बेटा गांधी हो गया। हाँ, उसको खूब तो लोगों ने जनेऊ पहना दिया। अच्छा, चलिए, हिंदू चिंतक हो गया। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, जैसे मैं भी उस मिशन में हूँ, महाराज जी तो गेरुआ वस्त्र में है, मैं नहीं गेरुआ वस्त्र में हूँ, लेकिन मेरी जीवन, जवानी, संपत्ति सारा हिंदू समाज के लिए है। रे भाई, हम लोग चौकीदार हैं, जगा रहे हैं, जग जाओ हिंदू समाज, नहीं तो ये संपत्ति, बिल्डिंग सब धरा का धरा रह जाएगा। हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। केवल अपनी जाति और पैसे और संपत्ति की चिंता करोगे, मिट जाओगे। और वह बंगाल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदू समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि कुछ हम में कमियां हैं, मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी में कमियां हैं, अमित शाह में कमियां हैं, सबको, जोगी जी में कमियां हैं, लेकिन सबको भूल कर एक होकर पहले तो ये देश बचाइए। आपस में हम लोग लड़ लेंगे, जब तक यह देश नहीं बचेगा। और देश नहीं, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम भाई को, तो हम लोग को मार पीट के भगा दोगे। पाकिस्तान में क्या हाल है, नहीं है हिंदू? अफगानिस्तान में क्या हाल है,
नहीं है हिंदू। सीरिया में क्या हाल है, नहीं है हिंदू। इसलिए हिंदू आज संपूर्ण विश्व के मानवता के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस देश के सारे लोग एक मत होकर, और अगर मात्र 25 साल हमारे पास समय है, अब तो अभी 21% है तो इतने मजबूत हैं, तो जात और पैसे की लालच से ऊपर उठकर सारे, चाहे वह दलित समाज हो, संत समाज हो, सवर्ण समाज हो, सारे लोग मिलकर इस देश को पहले बचाइए। आपस में मुझ में कुछ गलतियां होगी तो आप सजा दीजिए। स्वामी जी आपके पास आते हैं। अब गेरुआ वस्त्र भी जात पात में बटा हुआ है, ऐसा कहते हैं विधायक जी, बताइए क्या कहेंगे आप? भैया तो मैं जानता हूँ, कबीर ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कै होई। जो ईश्वर को भजता है वो ईश्वर का होता है। संतों में कहीं जाति पाति नहीं है। ये लोकल में होता है, लोकल में गंवई राजनीति में क्या होता है, या गांव के आसपास या छोटे स्तर पर, जब आप किसी भी जाति के हो, कहीं के भी हो, जब आप साधना के एक सोपान पर पहुंच जाते हैं तो किसी भी प्रकार का धार्मिक विद्वेष और जातीय विद्वेष समाप्त हो जाता है। क्योंकि एक स्वपच भी हमारे लिए उतना ही पवित्र है अगर वो भगवान की शरणागति लेकर आता है तो, और एक ब्राह्मण भी उतना ही पवित्र और पुण्यशाली है। उसमें कहीं कोई भेद नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, विधायक जी कह रहे हैं हिंदू समाज। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। हिंदू डीएम पुरोहित को, जिस पुरोहित ने खुद नहीं आया था, पुरोहित को किसी के माध्यम से बुलाया गया था विवाह कराने के लिए, और डीएम साहब जाके तमंचा हो गया। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ये तो मक्खी की दृष्टि है जो भाव पर ही जाकर के बैठता है। नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा रहा है, नरेंद्र मोदी धारा 370 खत्म कर दिया, ये आपको सरकार में नहीं आ रहा, ये आपको दिमाग में नहीं आ रहा। आक्रोश है ये आक्रोश है। आक्रोश करते रहिए। अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, श्रीलंका गया, बंगाल में पिटा रहे हैं। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम आर्य हैं विधायक जी, कभी आर्य जो है पिट नहीं सकते। और जहां तक पिटने की बात है, अभी लेकिन हम लोगों को एक होने के बाद प्लानिंग भी तो करनी चाहिए ना। ये लोग हर काम प्लानिंग से करते हैं। रो रहा है, आपका बच्चा रो रहा है, जनसंख्या बढ़ा करके सारा संत समाज कोई नहीं रोका है। कहीं ये लव जिहाद करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस चीज को खत्म भी नहीं कर पा रहे। ये लोग प्लान करते हैं हर चीज। एक साधु की हत्या हो गई, कोई संत समाज गया, और कुंभ में देखिए तो लाखों संत रहता है। संत की हत्या हो गई घर में, कितने संत गए? बिल्कुल गया था संत समाज। कितना गया था? कहीं नहीं गया था। गलत बयानी नहीं कीजिए महाराज जी, मैं आपका नम्र चरण स्पर्श करता हूँ, समझे नहीं? विधायक जी, संत का एक ही काम है, रामदास बनिए। आप पैदा कीजिए शिवाजी को, लेकिन यहाँ तो उसी की कमी। आप जो कह रहे हैं कि संत नहीं जग रहे हैं, संत को शिवाजी चाहिए। माताएं शिवाजी तो पैदा करें, माताएं राणा प्रताप तो पैदा करें, माताएं लक्ष्मी कौन चलावेगा? कौन जन जागरण चलावेगा हिंदू समाज में? केवल वृंदावन आज गांव-गांव जाकर जगा करके भारत को बचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल जगाने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी वेदना ये है कि कोई अपने बच्चे को गुरुकुलों में नहीं भेजता है, कोई श्रेष्ठ सभी अपने बच्चे को अमेरिका भेजने की प्लानिंग में, कनाडा भेजने की प्लानिंग में। अगर हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देंगे, इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 37 साल के बाद नई शिक्षा नीति लाया है। इस देश में ऐसी शिक्षा पद्धति दिया गया है। आप निश्चित दीजिए, हमको जो देना हो देखिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हिंदुओं को कहीं ना कहीं संगठित होना बहुत जरूरी है।
अगर हिंदू संगठित नहीं होगा तो मुस्लिमों के आगे कभी नहीं चल पाएगा। प्रफुल्ल जी कह रहे हैं ये लोग संगठित होने के साथ साथ प्लांट भी होते हैं। करता हूँ ए- कि जब देश ए- विभाजन हो गया एक तो उनको जनसंख्या के हिसाब से एक एक करके एक एक करके उनका पहला वोट राइट ले एक एक करके समाज। मैं माननीय संत शिरोमणि जो हमारे साथ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मांग करें भारत सरकार से कि मुसलमानों का वोट राइट समाप्त हो। जब वो ले लिया, अब दो भाई हैं, आपस में बट जाएंगे, वो जनसंख्या अधिनियम के ऊपर हो जाएगा। केवल आपके मुस्लिमों के वोट राइट को खत्म किया जाए। हम सबने जन आंदोलन करके आपको 360 से ऊपर सांसदीय सीट दे दिया। राज्यसभा में आप 165 से ज्यादा हैं। प्रफुल्ल जी कह रहे थे अब क्या पूरा बैठा दिया जाए। आपको राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है, सेंट्रल कमेटी में पूर्ण बहुमत है, राज्य में वहाँ राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर के साथ राम और सीता के हमारे बच्चे ऐसा किया जाएगा और उसी दिन ऐसे बच्चे बीमारियां खत्म हो जाएंगी। स्वामी जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, विधायक जी की बात ठीक है, लेकिन इतनी सब कुछ चीजें होते हुए भी बंगाल के अंदर हिंदू भाई मरना क्यों नहीं बच रहे? उनको तो नहीं मरना चाहिए ना। मैं सर आपको बताऊंगा क्या फायदा हो रहा? न मन्ने गतम न शोचामि कृतम न मन्ने गच्छत खाद्यन्ति हसति न जलपे तोयोपि तृतीयो न भवामि आज केवल शस्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। शस्त्र तो मूर्तिमान है, हमारे शास्त्र है और जितना शास्त्र हमारे पास है दुनिया के किसी संस्कृति और धर्म के पास उतना शास्त्र नहीं है। संचालित किए जाते हैं, माफी चाहूंगा विधायक जी, संपत्ति बचने वाला नहीं है। विधायक जी आने वाले दिनों में विधायक जी थोड़ा समय की कमी है। संत समारोह सब मिलकर के एक अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जोगी जी हुए हैं, उनके पीछे आइए अच्छा। और भारत को मजबूत राष्ट्र बनाइए। नहीं तो सरकार हो जाएगा तब देश नहीं बचेगा, संत के पीछे होना पड़ेगा। विधायक जी मैं माफी चाहूंगा नरेंद्र मोदी और धर्म के नहीं साधी और भगवान विष्णु को समर्पित किए बिना कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। बड़ा कोई संत नहीं है इस राष्ट्र में। अच्छा मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, सभी लोगों से, क्योंकि हमारे पास घातक होता है। केवल 2 मिनट हमारे पास शेष, 2 मिनट शेष है हमारे पास, तो मैं सभी लोगों से बस थोड़ा बस क्रक्स लेता हुआ 30 सेकंड का सभी चारों लोगों को समय दूंगा ताकि हम इस परिचर्चा को आज क्लोज कर सके। हमारा टाइम जो है एडिशनल मतलब 10 मिनट हमने ज्यादा ले लिया है, तो मैं मतलब 30 सेकंड सबके पास है, 30 सेकंड में अपनी बातें कहेंगे और हम इस कार्यक्रम का समापन कर देंगे। यस जी आपसे पहले हम शुरुआत करते हैं, प्लीज आप। देखिए मेरा कहना ये है, मैं हर आदमी के सपोर्ट में हूँ जो बात कह रहे हैं, चाहे वो स्वामी जी हो हमारे, चाहे विधायक जी हो, चाहे प्रफुल्ल जी हो, सब ने सही बात की। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारे पास मान लो आज 350 सीट हमारे पास है और हमें पूरे मजबूत पार्टी की तरह खड़े हुए हैं संसद में, हमारे कोई विपक्ष में कोई खड़ा हुआ नहीं है, उसके बावजूद हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, तो हमारे खड़े होने का फायदा क्या है? ठीक बात है। उसको इस चीज का फायदा नुकसान हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पे जब तक नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारा प्रशासन था, लेकिन उस समय वो लोग कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने चुनाव होते ही अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया वहां पे। आज रोकने की कार्यकारिणी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल से ही हो सकती है, वहां पे वहां की इंटरनल फोर्सेस कुछ नहीं कर पाएंगी, वो पहले भी उनके हाथ में भी की हुई थी। ठीक है प्रफुल्ल जी, बहुत जल्दी से छोटा सा एकदम। देखिए है क्या, देश में मरना तो जारी ही रहेगा और जारी ही रहा है। हम भारतवासी आज से नहीं मरते रहे हैं। हम मुगलों के हाथों इज्जत लुटाए, अंग्रेजों के हाथों लुटाए, हम 70 बरस तक कांग्रेसों के हाथों इज्जत लुटा के देश को कमजोर करते रहे। अभी 6 साल से मात्र हमारी सरकार है
और मरने की चिंता हम कार्यकर्ताओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हमारे नेता हैं। मोदी जी हमारी चिंता करेंगे, देश के जनता की चिंता करेंगे, यह सत्य है। तो हमारी रक्षा के लिए तो मोदी जी हैं। बंगाल जैसे हिंसा पर उन्हें सख्त कदम उठाना चाहिए। वहां तो राष्ट्रीय शासन की आवश्यकता तुरंत है। जब कानून उनके हाथ में है, उनके मालिक हैं, तो हम कार्यकर्ताओं की रक्षा उनसे तुरंत आग्रह करते हैं और कड़ा से कड़ा कानून लागू कर हम कार्यकर्ताओं, हम हिंदुओं का रक्षा करने का जिम्मा उनके पास है, जो करना चाहिए। स्वामी जी आपके पास आते हैं, बहुत जल्दी छोटा सा समापन है, तो 30 सेकंड में आप अपनी बातें कहें। कोई किसी की रक्षा नहीं करता है, नहीं को सुखकर दुखकर दाता, निज कर कृत कर्म भोग शभ्राता। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि संगठनिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए कि मुसलमान जो विरोध करता है वो हम लोगों की तरह पर्दे पर आकर कभी टिड्डी दल की तरह विरोध नहीं करता है। वो सांगठनिक रूप से मजबूत है, उसका धर्म गुरु कहता है और वो उस पर तैयार हो जाता है। हमने धर्म गुरुओं को भी जो है डिब्बों में बंद कर दिया, जगह जगह बांट दिया। आज योग्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति संत बनना नहीं चाहता, और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति संत नहीं बनेगा तो बिना पढ़े लिखे मूर्ख लोग आएंगे तो वो वही जैसे नचाएंगे, क्योंकि उन्हें जब आप बाबा जी का के सिंहासन पर बैठाएंगे तो बाबा जी आप पर सरकार की तरह शासन करेंगे, न कि संत बनेंगे। संत त्याग की मूर्ति होता है। सही बात, त्याग जान, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे ज्ञान, न्याय शास्त्र है हमारे पास शस्त्र, हमारे पास पाणिनि की अष्टाध्यायी है जो कहता है कि यासो सुसानो वृषभो भीमो घना घनश्चो भड़ी चरकणी नाम। हे इंद्र, हम तुम्हारी उपासना इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों को शक्ति दो कि जिस तरह तुम्हारे वज्र ने पर्वतों के पंख काट दिए, उस तरह हमारे संतानें अपने शत्रुओं को काटने में सामर्थ्यवान हो। हम ऐसे धर्म से आए। हमारा ईश्वर युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देता है, कहता है धर्म पढ़ाया नहीं न गया, पढ़ाया तो गया जो इंडिया जे भारत को बनाए जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक लिखे जवाहरलाल नेहरू जी। एक मिनट विधायक साहब हम क्या कर रहे हैं? हमारी तरक्की नहीं, हम क्या कर रहे हैं? तरक्की हो। बस 30 सेकंड और है, विधायक साहब के पास आते हैं। 30 सेकंड में अपनी बातें कहें विधायक साहब प्लीज। बस सर यही कहना चाहूंगा कि अब हिंदुओं के पास समय बहुत कम है। अपनी संपत्ति, अपनी संतति, अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहता है। वह एकमात्र है कि संगठित होकर, और राम युद्ध किए हैं, कृष्ण युद्ध किए हैं, हमारे सभी औरत होकर के दुर्गा युद्ध की है, काली युद्ध की है, और हम इतने भीरू हो गए हैं जो आज हम सत्य नहीं बोल सकते हैं, सत्य कह नहीं सकते हैं। वोट के पॉलिटिक्स में हमारे हिंदू समाज तो फन्ना वोट नहीं देगा, और मुसलमान ठोक वोट देगा। इस चक्कर में इस भारत वर्ष को नस्त नाबूद करने पर विपक्षी पार्टियां लगी हुई है। मेरे ऐसा आदमी जिसके आगे नाथ न पातू पगा, केवल इसीलिए जिंदा है कि हिंदू समाज मजबूत हो। हम अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं जिंदा है, ना हमको है बीवी बच्चा। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र को मजबूत किया जाए, इसी के लिए जिंदा है और इसी के लिए मरेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी संतों को और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस डिबेट में, इस परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जन मीडिया टीवी।